Yes, a very good morning to all of you. Yesterday's last section was section 138. इंटरनल ऑडिटर को लेकर हमने कल का जो डिस्कशन किया था, इसमें एक पॉइंट ये समझा था, हर लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है। उसके अलावा हर उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को जो ओ पॉट के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है, ओ पॉट में आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स ऑफ एटलीस्ट 25 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान रखना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम को इंपॉर्टेंस है। उसके बाद पेड अप कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 50 करोड़ और मोर, ओ पॉट में पी हो गया ओ आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स ऑफ एटलीस्ट 100 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट 200 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन सब के लिए आता है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, करेक्ट। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी है तो ओ पॉट का लास्ट ओटी आता है, आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स है एटलीस्ट 100 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट 200 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इन्हें इंटरनल ऑडिटर जो अपॉइंट करना है, इंटरनल ऑडिटर कैन बी एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, एनी मतलब एंगेज इन प्रैक्टिस और नॉट, देन any other professional duly qualified as the board of directors deem fit. Then number 3, may or may not be the employee of the company. और फिर देखा था जो भी ये इंटरनल ऑडिटर का स्कोप ऑफ ऑडिट होगा, फंक्शनिंग ऑफ ऑडिट होगा, मेथोडोलॉजी ऑफ ऑडिट होगा, that will be formulated by the audit committee or the board in consultation with the internal auditor. और ये सुनो, वो जो कल का पार्ट था ना सेक्शन 138 जिसमें हमने डिस्कस किया, उसके नीचे एक नोट लिखो सब लोग। नोट क्या है, लिखने के बाद आपको पता चलेगा। आप लिखो नोट में इन केस ऑफ स्पेसिफाइड IFSC, आई होप यू अंडरस्टैंड, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड IFSC हमने डिस्कस किया है। व्हाट इज IFSC? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो इन केस ऑफ स्पेसिफाइड IFSC कंपनी, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड IFSC कंपनी, सेक्शन 138 shall be applicable. Section 138 shall be applicable if the articles provide for the same. If the articles provide for the same, मतलब स्पेसिफाइड IFSC के केस में 138 प्रोविजन एप्लीकेबल तभी होगा जब आर्टिकल्स में लिखा होगा। अगर आर्टिकल्स में इंटरनल ऑडिट को लेकर कोई रेफरेंस नहीं है तो उन्हें इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। जो हम कह रहे थे हर लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी है, और स्पेसिफाइड IFSC में पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी दोनों हो सकती है, और वो उस क्राइटेरिया को मीट भी करती होगी तो भी उन्हें मैंडेटरी होना जरूरी नहीं है। अगेन अमेंडमेंट है 2016 का, सो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस ऑफ 1 or 2 मार्क्स ऑन दिस पार्ट, स्पेसिफाइड IFSC। जहां तक CSR का पार्ट था, CSR में हमने स्पेसिफाइड IFSC के लिए क्या देखा था? अगर स्पेसिफाइड IFSC है तो क्या देखा था? CSR कब एप्लीकेबल नहीं है? When specified by the government for 5 years from the date of commencement of business. CSR के प्रोविजन सेक्शन 135 मैंडेटरी नहीं है ना? अरे बोलो बाबा। अब इस चैप्टर में जो लास्ट 2 सेक्शंस है, दैट इज सेक्शन 136 137, जो हमें देखना है। आप लोग पेज नंबर 87 पर आ जाओ आपकी मटेरियल में। पेज नंबर 87 पर यूल फाइंड सेक्शन 136 हेडिंग ओवर देयर। मिला है सबको? उस 187 में सेक्शन 136 का हेडिंग एक बार सब लोग मेरे साथ लाउडली पढ़ेंगे। क्या लिखा है? राइट्स टू members to copies of audited financial statement. मैं उसको 136 को डिवाइड कर रहा हूं 3 पार्ट्स में। राइट्स टू मेंबर्स, फिर कह रहा हूं कॉपीज ऑफ ऑडिटेड, फिर कह रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कौन सी कॉपी है? ऑडिटेड कॉपी है। अच्छा, बट जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट भी आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी आएगा, सारे वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो सेक्शन 129, याद है क्या? सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिए हुए डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे इसमें अनेक्स होंगे। अब वहां पर दिया राइट टू मेंबर्स। जब मैं सेक्शन 136 पढ़ता हूं, राइट टू मेंबर्स हेडिंग ऐसा इंटरप्रेट होता है कि सिर्फ मेंबर्स के पास राइट है क्या?
व्हाट डज 136 एक्चुअली सेज? वो कहता है 136 में every member of the company or every debenture trustee of the company. debenture trustee, debentures चैप्टर में पढ़ा हुआ है, debenture holders के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए debenture trustee होता है. सो मैं कह रहा हूं every member of the company or every debenture trustee of the company or every person entitled to receive. मैंने क्या कहा? every member of the company, every debenture trustee of the company or every person entitled to receive the copy of financial statements, audited financial statements. The copy of audited financial statement shall be sent this copy at least 21 days before the date of AGM. Every member or every debenture trustee or every person entitled to receive the copy of audited financial statement shall be sent this copy at least 21 days before the date of meeting, that is AGM. That's it. Section 136 इतना ही कहता है. But फिर सेक्शन 136 में उन्होंने एक पॉइंट आगे क्लैरिफिकेशन दिया है नोट्स के फॉर्म में. एंड व्हाट इज दैट? लिसन केयरफुली. अभी हम क्या कह रहे हैं? एवरी मेंबर, एवरी डिबेंचर ट्रस्टी, सब लोग मेरे साथ प्लीज रिपीट करो जब मैं बार बार बोल रहा हूं. एंड एवरी अदर पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव द कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल रिसीव द कॉपी एट लीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग EGM. उन्होंने इसमें कहा है बट अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, क्या लिस्टेड कंपनी अपने सारे शेयरहोल्डर्स और मेंबर्स को अनलेस द शेयरहोल्डर्स रिक्वायर द डॉक्यूमेंट्स इन फुल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉपी कंप्लीटली, अनलेस द शेयरहोल्डर्स रिक्वायर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉपी कंप्लीटली. लिस्टेड कंपनी के केस में सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कैन बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फॉर इंस्पेक्शन at least 21 days before the meeting, and only a statement which contains the salient features of all the documents is sent to the members, debenture trustees and persons entitled. मैं रिपीट कर रहा हूं, लिस्टेड कंपनी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब मैं कह रहा हूं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए. लिस्टेड कंपनीज के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको सारे शेयरहोल्डर्स मेंबर्स को उन्होंने डिमांड नहीं किया है तो सेंड करने की जरूरत नहीं है. यू कैन कीप देम एट योर रजिस्टर ऑफिस फॉर इंस्पेक्शन एटलीस्ट 21 डेज बिफोर. और इन सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनका सिर्फ सैलेंट फीचर्स एक समराइज्ड फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में आप किसको भेज दो? शेयरहोल्डर्स मेंबर्स को या डिबेंचर ट्रस्टीज को भेज दो. मतलब इन डिटेल भेजने की जरूरत नहीं है. उसमें भी उन्होंने कहा है वो लिस्टेड कंपनी के वो शेयरहोल्डर्स मेंबर्स जिनका डीमैट अकाउंट है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट अकाउंट है, उनको ये कॉपीज इलेक्ट्रॉनिकली भेजना है उनके ईमेल में. अगर सबका ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड है तो जिन शेयरहोल्डर्स का ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं है बट जिन शेयरहोल्डर्स का डीमैट अकाउंट नहीं है बट उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है तो उनको भी ईमेल में मतलब इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकते हैं इवन दो दे डोंट हैव अ डीमैट अकाउंट. इफ दे हैव गिवन देयर ईमेल एड्रेस, कंपनी उनको इलेक्ट्रॉनिकली ये डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या समराइज स्टेटमेंट भेज सकती है. मतलब फिजिकल मोड में भी भेजने की जरूरत नहीं है. थर्ड, जिनका डीमैट अकाउंट नहीं है और जिनका ईमेल एड्रेस भी नहीं है सिर्फ उन्हीं को फिजिकल फॉर्म में लिस्टेड कंपनी को ये स्टेटमेंट भेजना है ऑफ सैलेंट फीचर्स. मतलब स्टेटमेंट ऑफ सैलेंट फीचर्स का जो कॉपी है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजने का परमिशन है. एक पॉइंट वहां पर एक्स्ट्रा दिया हुआ है. एक एक्सेप्शन उन्होंने रखा है इन केस ऑफ निधि कंपनी. वी नो दैट निधि कंपनी के केस में उन्होंने कहा है, हम कहते हैं राइट ऑफ मेंबर्स टू रिसीव द कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो कहते हैं अगर निधि कंपनी है जिसमें एक मेंबर के पास 1000 रुपीज फेस वैल्यू से ज्यादा शेयर्स नहीं है या 1% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा शेयर्स उसके पास नहीं, विच इज लेस, तो ऐसे केस में निधि कंपनी उसको डॉक्यूमेंट्स सेंड करेगी नहीं, करने की जरूरत नहीं है. आमदनी अटर्नी खर्चा रुपया. इस केस में निधि कंपनी को सिर्फ क्या करना है, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, जिस सिटी में रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देना है और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देकर नेम, प्लेस एंड वेन्यू, नेम ऑफ द कंपनी, प्लेस जहां पर कंपनी का वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होगा इंस्पेक्शन के लिए, एंड वेन्यू हम कह सकते हैं दैट पर्टिकुलर टाइम, सब उसमें आएगा वेन्यू के अंदर, टाइम एंड एड्रेस इन डिटेल. उसके साथ साथ निधि कंपनी को ये एक स्टेटमेंट वहां पर देना होगा कि हर वो मेंबर शेयर होल्डर निधि कंपनी का जिसके पास राइट टू वोट है, ही कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी ऑल्सो फॉर द मीटिंग.
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, निधि कंपनी के केस में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी सेंड करने की जरूरत नहीं है. व्हाई? आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी सिर्फ आपके नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिया और न्यूज़पेपर में आपने इंफॉर्मेशन दे दिया तो भी चलेगा. अगर कोई मेंबर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंस्पेक्ट करने हैं जो इस 1% या 1000 के क्राइटेरिया में आ रहा है, तो वो आके रजिस्टर ऑफिस में इंस्पेक्ट करेगा. बट कोई मेंबर जिसका 1000 फेस वैल्यू से ज्यादा शेयर्स है या 1% से ज्यादा है, उसको डिस्पैच करना पड़ेगा. निधि कंपनी को कौन से मेंबर को सेंड करने की जरूरत नहीं जिसका कंपनी में इन्वेस्टमेंट 1000 फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं है या 1% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लेस, उससे ज्यादा नहीं है, उसको सेंड करने की जरूरत नहीं. क्यों ऐसा कह रहे हैं? बिकॉज सेक्शन 136 कहता है एवरी मेंबर मस्ट रिसीव. बट एवरी मेंबर में निधि कंपनी के केस में एक्सेप्शन है. यस और नो? दैट्स इट. फिर एक दो पॉइंट्स आई से इलस्ट्रेटिव है जो हम वहां पर नोट्स लिखेंगे तब पता चलेगा. बट 136 का हेडिंग पहले पढ़ लो, राइट टू मेंबर्स. जब मेंबर्स कहते हैं सिर्फ मेंबर्स को है क्या राइट? नहीं. मेंबर्स के अलावा कौन है? डिबेंचर ट्रस्टीज एंड ऑल अदर पर्संस एंटाइटल्ड. विल नॉट राइट 136. कम टू 137 नाउ इमीडिएटली. 136 137 बोथ आर लिंक्ड. 137 का हेडिंग पढ़ो ऑल ऑफ यू. 137 का हेडिंग पेज नंबर 93 पर दिया है. क्या लिखा है? कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार. ओह, मतलब 136 में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी हमें किसको सेंड करनी है? मेंबर्स को, डिबेंचर ट्रस्टीज को. और सेंड करने के बाद वो कॉपी रजिस्ट्रार के पास भी फाइल करनी है 137 के तहत. अब 137 के तहत हमें फाइल करनी है. कितने दिनों में फाइल करनी है वो हम 137 में कहते हैं जिस दिन आपका एजीएम हो गया. एजीएम होने के 30 डेज के भीतर आपको फाइल करनी है. प्रोवाइडेड एजीएम में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्टेड थे, अप्रूव्ड थे. अगर एजीएम हो गया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनअप्रूव्ड थे एजीएम में, किसी कारणवश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल हुआ नहीं, तो आपको अनअप्रूव्ड कॉपी एजीएम होने के 30 डेज के भीतर फाइल करने हैं. अगर एजीएम एडजर्न हो गया, एडजर्न होता है ना, जैसे क्या कोरम ना होने की वजह से वगैरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कॉल किया, एजीएम एडजर्न हो गया, तो एडजर्न मीटिंग में अप्रूवल होना चाहिए. एडजर्न मीटिंग में अप्रूवल होने के बाद विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडजर्न एजीएम आपको क्या करना है? वो कॉपी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी है. मतलब नॉर्मल टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इन 30 डेज. ये कब होगा? जब एजीएम हुआ है, कॉपी अडॉप्टेड है या अनअडॉप्टेड है. अनअडॉप्टेड है तो एडजर्न एजीएम भी आएगा. बट एजीएम हुआ ही नहीं, एजीएम हुआ ही नहीं, तब भी आपको लास्ट डेट ऑफ एजीएम जो था उसके 30 डेज के भीतर अनअडॉप्टेड कॉपी, एजीएम हुआ ही नहीं ना, अनअडॉप्टेड कॉपी किसके पास फाइल करना है? रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है. और रीजन देना है कि एजीएम क्यों नहीं हुआ. ऐसा कुछ पॉइंट हमने सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न देखा था. मीटिंग्स चैप्टर का लास्ट सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न. उस वक्त एनुअल रिटर्न में जो जानकारी थी, एनुअल रिटर्न के साथ साथ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी फाइल करते हैं. ध्यान रखना, एनुअल रिटर्न वाज इन सेक्शन 92 एंड 137 इज फॉर फाइलिंग द कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एनुअल रिटर्न के लिए जो टाइम लिमिट था वही टाइम लिमिट किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए. बट बिकॉज दोनों एक साथ फाइल होता है और दोनों रजिस्ट्रार के पास फाइल होता है. सब लोग है क्या मेरे साथ? नहीं है? प्लीज गेट इन्वॉल्व. मैंने अभी आपको कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करने की कब बात की? एजीएम होता है तो, एजीएम नहीं होता है तो. व्हाट अबाउट 1% कंपनी? 1% कंपनी तो एजीएम कॉल करने की जरूरत ही नहीं है. तो क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी उन्हें फाइल करनी पड़ती है? करनी पड़ती है. 1% कंपनी के केस में अगर एजीएम नहीं होता है तो वो कहता है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉपी ड्यूली अडॉप्टेड बाय दैट वन मेंबर must be filed with the registrar within 180 days, within 180 days from the close of financial year. क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 180 दिन, मतलब जनरली हम कहेंगे 31 मार्च के आगे 6 महीना, मतलब 30 सितंबर से पहले आपको फाइल कर देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी. बट अदर देन 1% कंपनी है, एजीएम को हेल्ड करने के लिए 30 सितंबर तक वक्त है. एजीएम होने के बाद आगे 30 डेज मिलेगा आपको. अरे बोलो बाबा, तो ये 137 और 136 को लिंक कैसे करेंगे? 136 कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी रिसीव करने का राइट किसको है, और 137 कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी फाइल कहां पे की जाएगी और कितने दिनों में की जाएगी. दैट्स 136 137. 137 में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं. एक कंसेप्ट है XBRL, एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज. कुछ
स्पेसिफिक कंपनीज के बारे में उन्होंने रेफर किया वहां पर, लिस्टेड कंपनीज या कुछ कंपनीज जिनका नेटवर्थ और टर्नओवर जो हम देखेंगे वो उस क्राइटेरिया को मीट करता है. दे हैव टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉपी नॉट इन फिजिकल फॉर्म. They have to file the financial statements copy in electronic form in XBRL language. उसको लेकर एक अलग प्रोविजन जो इस 137 हम एंड में लिखेंगे. That's it. 136, 137 ओरली मैंने बताया, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा. 136 में आप आ जाओ, पहले 87 पेज के एडजेसेंट पेज पर आप वहां पर लिखो, फर्स्ट हेडिंग दो एज इट इज, जैसे 136 का हेडिंग दिया है. गिव द हेडिंग राइट्स of members करो, rights of members to copies of audited financial statements. ध्यान दो, मैंने पहले ही आपको ये इंफॉर्मेशन देने का रीजन ये है, लिखते वक्त मुझे आपका रिप्लाई चाहिए. राइट्स ऑफ मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यस सर नहीं कहा तो भी चलेगा, रिप्लाई दिया तो ज्यादा बेटर है. राइट्स ऑफ मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे सिंगल एरो ड्रॉ करो, और मैं स्क्रीन पर अब नहीं लिख रहा हूं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, तो जिसके सेंसेस इंटैक्ट है वो बराबर इन्वॉल्व होगा, वरना तो लिखो उधर, ठीक बैठ के लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा. आप लिखो अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऐसे शब्दों में लिखो कि आप बाद में पढ़ पाओ. स्टूडेंट ने अपने अपने एब्रिविएशंस बना लिए, एफएस इंक्लूडिंग सीएफएस. हाँ, अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉमा, बोलेगा क्या आगे कोई, ऑडिटर्स रिपोर्ट, कॉमा, बोलो, बीओडी रिपोर्ट एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स, एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स shall be sent to, SENT, shall be sent to. उसके नीचे 3 एरोस ड्रॉ करो, सेंटर से पूरा पेज यूज करो, कोई कंजूसी मत करो. शैल बी सेंड टू, 3 एरोस ड्रॉ करके फर्स्ट टर्म लिखो, एवरी मेंबर. ओ एवरी मेंबर, बड़ी एवरी मेंबर का एक्सेप्शन कौन सा है, निधि कंपनी, भूलना नहीं है. सो एवरी मेंबर लिखा है. उसके बाद सेकेंड एरो में एवरी डिबेंचर ट्रस्टी, थर्ड एरो में, सेकंड और थर्ड एरो के बीच में एंड करना, और थर्ड एरो में लिखना ऑल अदर पर्संस एंटाइटल्ड, ब्रैकेट में लिखना दैट इज क्रेडिटर्स. लेंडर्स होते हैं, लेंडर्स क्रेडिटर्स, ब्रैकेट क्लोज. ये तीनों एरोस को कंबाइन करो, जैसे मैं स्क्रीन पर बता रहा हूं इस तरह से कंबाइन करो, और नीचे सिंगल एरो करके लिखो एटलीस्ट 21 डेज, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ एजीएम. अब 136 में वो सिर्फ जनरल मीटिंग कहते हैं, तो जनरल मीटिंग जब लिखा जाएगा तो इट इज एजीएम, बिकॉज ईजीएम के लिए स्पेसिफाई किया जाता है ईजीएम, और 2 ही मीटिंग्स है शेयर होल्डर्स की, एजीएम एंड ईजीएम. 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ एजीएम. सर ये जब लिखा है ना, तो मेरे दिमाग में सेक्शन 101 आ रहा है मीटिंग्स चैप्टर का. सब लोग ध्यान से सुनो, हमने मीटिंग्स चैप्टर में प्लीज 21 क्लियर डेज का पॉइंट देखा था, बट हमने वहां पर एक पॉइंट देखा था शॉर्टफॉल ऑफ नोटिस. अगर एजीएम का नोटिस ही आपने लेस देन 21 डेज पहले भेजा, उस केस में अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी आपको कब भेजनी है, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 136 कहता है एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ एजीएम. तो द लॉस इज, ध्यान रखना, द लॉस इज अगर 101 के तहत शॉर्टफॉल ऑफ नोटिस है, 21 डेज से कम दिन पहले आपने नोटिस भेजा है,
तो इन दैट केस 136 के तहत भी आप लेस देन 21 डेज पहले कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजोगे तो भी चलेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 136 के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपीज है ना, ये 101 के तहत जो नोटिस ऑफ एजीएम होता है ना, नोटिस के साथ ये कॉपी जाती है। जब शेयरहोल्डर्स को नोटिस ऑफ एजीएम जाता है, नोटिस ऑफ एजीएम के साथ ही वो कॉपी जाती है, और इसको हम पूरे बंच को कहते हैं एनुअल रिपोर्ट। क्या कहते हैं? एनुअल रिपोर्ट, जो शेयरहोल्डर्स को सेंड किया था ना अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ एजीएम। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो ये जो लिखा है अब, दैट इज 136 जो आपने लिखा है, इसको सिर्फ हमें अब क्या करना है, अलग अलग नोट्स फॉर्म में देखना है। सो नोट नंबर 1 लिखना है इसके नीचे। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में लिखो, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, in case of listed companies, comma, unless shareholders ask for full financial statements, unless shareholders ask for full financial statements, comma, CFS, comma, AR, comma, BR। नहीं समझ रहा है? जिसके सेंसेस इंटैक्ट है उसको समझेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं AR, comma, BR, comma, all other documents। ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स लिखा है, उसके नीचे सेंटर से सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखो, द लिस्टेड कंपनी में make the above copies available for inspection कहां पे? हर एक के घर में नहीं, at its registered office, available for inspection at its registered office during working hours, रात में नहीं, during working hours, for a period of 21 days, before the meeting, for a period of 21 days before the meeting, during working hours, for a period of 21 days before the meeting। जो लिखा है उसे समझने में कोई दिक्कत? सिंपल है। अब सेंटर में एंड लिखो, उसके नीचे एंड करके एंड के नीचे लिखो sent a statement containing, क्या साइलेंट नहीं रहे, salient, sent a statement containing salient features of above documents, in form number AOC कैपिटल में, in form number AOC-3, or copies of the documents, उसके नीचे सेंटर से सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखो at least 21 days before the date of AGM, at least 21 days before the date of AGM। क्या समझा? अरे क्या समझा? लिस्टेड कंपनीज के केस में आपको डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्म में या डॉक्यूमेंट्स हर एक मेंबर को सेंड करने की जरूरत नहीं है। आप रजिस्टर ऑफिस में इंस्पेक्शन के लिए क्या करो, रख दो, और सिर्फ एक स्टेटमेंट उन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो साइलेंट फीचर्स है, इंपॉर्टेंट समरी, सारे मेंबर्स को भेज दो। और यस और नो इमीडिएटली नोट नंबर 2 जो इसको ही लिंक्ड है, नोट नंबर 2 में लिखना
listed companies and public companies के उधर ब्रैकेट में लिखना नेटवर्थ, मैथमेटिकल सिंबल सिर्फ ग्रेटर देन का करना है, इक्वल टू नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन। नेटवर्थ ग्रेटर देन का सिंबल करके आगे लिखना 1 करोड़, समझ रहा है क्या? एंड टर्नओवर ग्रेटर देन का सिंबल करके लिखना 10 करोड़। ओ मतलब ये हर पब्लिक कंपनी के लिए नहीं है, लिस्टेड कंपनीज तो बाय डिफॉल्ट है, बट जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है जिनका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा है या टर्नओवर 10 करोड़ के ज्यादा है, क्या लिखा आपने अभी? लिस्टेड कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज ब्रैकेट में नेटवर्थ ग्रेटर देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर ग्रेटर देन 10 करोड़, ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखो may send the financial statements उसके नीचे 2 एरोज ड्रॉ करो। 2 एरोज ड्रॉ करो। 2 एरोज कैसे ड्रॉ करने की पता है ना? नहीं पता? फर्स्ट एरो में लिखो वहां पर by electronic mode to all the members। फर्स्ट टर्म लिखो उधर क्या? by electronic mode to all the members whose shares are in demat form, to all the members whose shares are in demat form, all the members whose shares are in demat form। उसी के नीचे एंड करना, सेंटर में उसी पॉइंट के नीचे, मतलब जो लिखा है ना अभी उसी के नीचे एंड करके लिखना, एंड के नीचे whose email IDs are registered। मुझे एक नहीं समझता है, आप अगर एंड में आ जाते हो, नया पॉइंट है तो आपने नेक्स्ट पेज पर लेना चाहिए। काफी प्रोविजन करके रखा है, नवीन बीडू नवीन राज, आप मतलब नवीन पॉइंट नवीन पेज पर लिखा है। क्या लिखा है? whose email IDs are registered लिखा है। उसके नीचे आगे लिखो एंड, उसी के नीचे आगे लिखो एंड करके आगे लिखो टू अदर मेंबर्स, उसी के नीचे टू अदर मेंबर्स, उसी में टू अदर मेंबर्स who have positively consented in writing। स्क्रीन पर देखो स्पेलिंग, पॉजिटिवली कंसेंटेड मतलब गिवन कंसेंट, पॉजिटिवली कंसेंटेड इन राइटिंग फॉर रिसीविंग द कॉपीज बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, फॉर रिसीविंग द कॉपीज बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड लिखा है। फर्स्ट एरो कंप्लीट हो गया। सेकेंड एरो में आओ, सेकेंड एरो में लिखो टू ऑल अदर्स बाय डिस्पैच ऑफ फिजिकल कॉपीज, टू ऑल अदर्स बाय डिस्पैच ऑफ फिजिकल कॉपीज। बोलो समझा? क्या समझा? एक सेकंड डोंट बी हरी प्लीज। फर्स्ट एरो में हमने लिखा है हर वो शेयर होल्डर जिसका डीमैट अकाउंट है उसको तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में सेंड करना है, जिसका डीमैट अकाउंट नहीं है बट जिसने कंसेंट इन राइटिंग दिया है कि मुझे आप इलेक्ट्रॉनिक भेजो, उसे भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजना है, बट जिसने कंसेंट इन राइटिंग नहीं दिया मतलब उसको फिजिकली भेजना है। सबको क्लियर है? ओके, नोट नंबर कौन सा हो गया? नोट नंबर 2 हो गया। नोट नंबर 3 आप अगेन लिखो, नोट नंबर 3 में listed companies shall also place the copy of financial statements, जब मैं कहता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आई अज्यूम सबको समझ रहा है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। द कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
आप चाहो तो ब्रैकेट में एनुअल अकाउंट्स लिख सकते हो, बिकॉज एनुअल अकाउंट्स लिखा तो सब आ जाता है. द कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द कंपनीज वेबसाइट, ऑन द कंपनीज वेबसाइट लिखा है. क्लियर है सबको? अच्छा, नोट नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ अभी? 3. सुन लो, ये हमने अभी तक लिस्टेड कंपनीज और बाकी कंपनीज के बारे में देखा है. फॉर सेक्शन 8 कंपनीज, लिसन व्हाट दे हैव सेड. फॉर सेक्शन 8 कंपनीज इंस्टेड ऑफ 21 days, यू गॉट द आंसर, बिकॉज हमने एजीएम में देखा हुआ है. सो नोट नंबर 4 वहां पर लिखो, सेक्शन 8 कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज डैश करके आगे लिखना, टू सेंड कॉपीज, टू सेंड कॉपीज at least 14 days, to send copies at least 14 days before AGM, before AGM लिखा है. नोट नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ? 4. नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 थोड़ा हटके है. अब लिखो, इन केस ऑफ कंपनीज, इन केस ऑफ कंपनीज हैविंग सब्सिडियरी, इन केस ऑफ कंपनीज हैविंग सब्सिडियरी और सब्सिडियरीज, और सब्सिडियरीज एक या एक से ज्यादा, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग सब्सिडियरी और सब्सिडियरीज, इट शाल, उसके नीचे 2 एरोज ड्रॉ करो. पहला हम लिखो, प्लेस सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स, प्लेस सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी. प्लेस, जब प्लेस कहा तो कहां पे आना चाहिए? प्लेस कहा? प्लेस सेपरेट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑन इट्स वेबसाइट. प्लेस सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन इट्स वेबसाइट, कॉमा इफ एनी, वेबसाइट होगी तो. प्लेस सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स, अरे बराबर है कि नहीं, ऑफ सब्सिडरी ऑन इट्स वेबसाइट, कॉमा इफ एनी. सेकेंड आरम लिखो, प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडियरी टू एनी शेयरहोल्डर, who ask for it. कितने नोट्स हुए अभी तक? 5 हुए, बस 5 और बाकी है. मैंने कहा ना 136 का मेन प्रोविजन बहुत छोटा था, उसके जो नोट्स है वो है. अब नोट नंबर 6 है ना, हेडिंग दोगे निधि कंपनी, आपको पता है. सो नोट नंबर 6 का हेडिंग दो निधि कंपनी. मेरे पास ऐसे गुस्से से मत देखो, मैंने आपको 136 का प्रोविजन प्रॉपरली चार्ट पैटर्न में पॉइंट्स में हम लिख रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स. सो 136 में नोट नंबर 6 आप लिखो निधि कंपनी, और निधि कंपनी को लेकर क्या पॉइंट पढ़ा हमने? हाँ ठीक है, समझा मुझे. लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखो आप निधि कंपनी. हाँ शुरू हो गया था समझ जाने का. निधि कंपनी के नीचे सिंगल एरो करके लिखो, इन केस ऑफ मेंबर्स होल्डिंग, इन केस ऑफ मेंबर्स होल्डिंग, ब्रैकेट में लिखना इन सिंगल ऑब्लिक जॉइंटली. इन केस ऑफ मेंबर्स होल्डिंग इन सिंगल, ब्रैकेट में क्या लिखा है? इन सिंगल ऑब्लिक जॉइंटली, मतलब ये जॉइंट शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं. ब्रैकेट क्लोज. शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू, मैथमेटिकल सिंबल करना लेस देन इक्वल टू, और उसके आगे लिखना ₹1000. मतलब क्या होगा? शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू नॉट मोर देन 1000, और आगे लिखना और 1%, और नॉट मोर देन लिखना, नॉट मोर देन 1% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, 1% of the total paid up share capital, comma, whichever is less.
उसके नीचे सेंटर से सिंगल एरो ड्रॉ करो, सेंटर से, और लिखो द कंपनी में सेंट पब्लिक नोटिस इन अ न्यूज़पेपर। कंपनी में सेंट पब्लिक नोटिस इन अ न्यूज़पेपर। यहां पर लोकल रीजनल ऐसा कुछ नहीं है, बोला क्या? सेंट पब्लिक नोटिस इन अ न्यूज़पेपर वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, where registered office is situated. stating डैश करके नीचे पॉइंट नंबर 1 लिखो डेट। पॉइंट नंबर 2 टाइम। पॉइंट नंबर 3 वेन्यू ऑफ मीटिंग, पॉइंट नंबर 4 financial statements along with enclosures, enclosures, along with enclosures can be inspected at registered office, ऑफ कंपनी। उसी पॉइंट नंबर 4 में सेंटर में, एंड करो, और एंड करके लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स along with enclosures are affixed on the dashboard of the company, are affixed on the notice board of the company. नोटिस जो न्यूज़पेपर में जाएगा उसमें अभी तक कितने पॉइंट्स आए? 4 पाए ना? और यस और नो? 5वां पॉइंट लिखो, 5th पॉइंट, अ मेंबर, जोप लिखा। पॉइंट नंबर 5 लिखो, a member is entitled to vote, VOTE, vote in person or by proxy, दोस्तों मैं आपको अगेन बता रहा हूं, 136 ये जो प्रोविजन से हम लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर मैं आपको ओरली बता दूंगा ना, आपको अभी समझ में आएगा, बट आप इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल मुझे दुआएं नहीं दोगे। यू आर विद एक्सपर्ट, सो बी रिलैक्स्ड, डोंट वरी, फील सेफ, यू आर सिक्योर्ड, योर फ्यूचर इज सिक्योर्ड, ध्यान रखना। सो हाँ, कौन सा नोट कंप्लीट हुआ है? 6। एक काम करो, हम कॉन्टामेशन वाला जो नोट है ना वो एंड में लिखेंगे, सेकंड लास्ट। नोट नंबर 7 लिखो अभी पहले, नोट नंबर 7 में लिखो शॉर्टर नोटिस ऑफ ईजीएम। ये जैसे लिखा मेरे दिमाग में पॉइंट आ गया, शॉर्टर नोटिस ऑफ ईजीएम हुआ तो क्या होगा? तब भी आपको कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शॉर्टर नोटिस के साथ दे देना है, तो शॉर्टर नोटिस ऑफ ईजीएम डैश करके आगे लिखो, कंपनी में ऑल्सो सर्कुलेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी में ऑल्सो सर्कुलेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट सच शॉर्टर नोटिस, लिखा है। मैं अगला पॉइंट जो है ना उसका सिर्फ हेडिंग आपको लिख कर दूंगा, यू हैव टू टेल मी द मीनिंग ऑफ इट, और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर कौन सा हो गया अभी? नोट नंबर 7। नोट नंबर 8 में लिखो फॉरेन कंपनीज, आप लिखो फॉरेन कंपनीज नॉट रिक्वायर्ड, नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन कंपनीज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड as per legal requirements
legal requirements of the country of its incorporation, of the country of its incorporation. Foreign company is not required to get its accounts audited as per the legal requirements of the country of its incorporation. इसका मीनिंग क्या हुआ? जो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन हम देख चुके हैं, फॉरेन कंपनी मस्ट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया टू बी कॉल्ड एज अ फॉरेन कंपनी. वो कहता है किसी फॉरेन कंपनी के अपने कंट्री में जहां पे इनकॉर्पोरेशन हुआ वहां पर उनको ऑडिट करना अगर जरूरी नहीं भी है तो इस केस में हम 136 में तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं ना. तो उन्होंने इसको लेकर एमसीए ने क्लैरिफिकेशन दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, जिन फॉरेन कंपनीज के कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ऑडिट कंपलसरी नहीं है उन फॉरेन कंपनीज की जो इंडियन क्या है कंपनी है, होल्डिंग या पेरेंट कंपनी जो भी है, उस कंपनी ने अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी फाइल करने और अनऑडिटेड कॉपीज देने, बट देने जरूरी है. वेबसाइट पर प्लेस भी कैसे होगा? अनऑडिटेड कॉपी होगा और मेंशन किया जाएगा इट इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो जो लिखा है ना उसके नीचे सेंटेंस से सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखो, द होल्डिंग ऑब्लिक पेरेंट कंपनी, द होल्डिंग ऑब्लिक पेरेंट कंपनी may place or file such unaudited accounts. may place और फाइल, मुझे कोई प्लेस कहां पर होगा और फाइल कहां पर होगा बताएगा. प्लेस कहां पर होगा? वेबसाइट पर, और फाइल कहां होगा? रजिस्ट्रार में. आई होप इट इज क्लियर. मतलब 137 का रेफरेंस भी आ रहा है इसमें. Why I am saying so, आप इस नोट के नीचे लिखना, नोट के नीचे एप्लीकेबल टू सेक्शन 137 ऑल्सो. ये जो नोट लिखा ना अभी, नोट नंबर कौन सा है? 8. ये सेम नोट सेक्शन 137 में कहां पर एप्लीकेबल होगा? वाइल फाइलिंग द कॉपी. अरे बोलो, 137 में हम कॉपीज रजिस्ट्रार के पास फाइल करते ना, तो अनऑडिटेड अकाउंट्स की कॉपी फाइल होगी. सब कुछ समझ रहा है? नोट नंबर 8 हो गया. नोट नंबर 9 लास्ट, सेकंड नोट, सेकंड लास्ट नोट. अच्छा, अब लिखो फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स. फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स कैसे फॉर्मेट होता है अकाउंट्स में? वर्टिकल फॉर्मेट होता है ना, वर्टिकल फॉर्मेट शेड्यूल 3 के अंदर. तो वो कहते हैं फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स ऑफ फॉरेन सब्सिडरीज. फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स ऑफ फॉरेन सब्सिडरीज shall be as per Companies Act 2013. Format of accounts of foreign subsidiaries shall be as per Companies Act 2013. सर नहीं रहा तो क्या करना है? फुल स्टॉप, पैराग्राफ करो. आप लिखो if not possible, a statement indicating the reasons. A statement indicating the reasons. आगे आप बोलो. If not possible, a statement indicating the reasons for deviation. Reasons for deviation may be placed. If not possible, a statement indicating the reasons for deviation may be placed oblique filed with such accounts. Placed oblique filed with such accounts. और लिखा क्या? लास्ट पॉइंट, कॉन्ट्रावेंशन. कीजिए, 2 एरोस ड्रॉ करो. और पता है कॉन्ट्रावेंशन में फर्स्ट एरो में कौन आएगा? कंपनी. दूसरे एरो में ऑफिसर इन डिफॉल्ट. कंपनी के नीचे लिए आप लिखोगे फाइन ₹25,000. फाइन ₹25,000. ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर फाइन ₹5,000. बस. अगर आपने 136 के किसी भी पॉइंट का जो अभी तक हमने लिखा कहीं पर भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो कंपनी पर 25,000 का फाइन है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 5,000 का फाइन है. हाँ, कहां पर हो सकता है कॉन्ट्रावेंशन? आपका 21 डेज पहले आपने नोटिस भेज दिया बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं सेंड किए, तो कॉन्ट्रावेंशन 136 होगा ना. और यस और नो. या फिर लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी ने इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं करा है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स,
कोई भी प्रोविजन 136 का है उसके लिए वो कॉन्टरवेंशन पॉइंट है. आई गिव यू 2 मिनट्स, प्लीज टेक योर टाइम. 136 का जो पॉइंट्स लिखा है पूरा 10 नोट्स है. मेन प्रोविजन हार्डली हम कह सकते 2-3 लाइन का था. सो प्लीज गो थ्रू इट क्विकली. कोई स्पेसिफिक नोट नहीं समझा है, वेलकम, प्लीज गो अहेड, आस्क मी, आई विल डिस्कस दैट इन डिटेल. सो गो अहेड, प्लीज रेफर टू द पॉइंट्स, डोंट टेक अ ब्रेक. यस, निधि कंपनी के केस में हमने 5 पॉइंट्स देखे थे. वो कौन से मेंबर के लिए एप्लीकेबल होगा? वो 5 पॉइंट्स, जिस मेंबर को कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी सेंड नहीं कर रही है, तो उसके केस में इन सारे मेंबर्स के लिए कंपनी न्यूज़पेपर के अंदर, रजिस्टर ऑफिस जहां पर है वहां पर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देगी. और उसमें उनके लिए, क्योंकि उनको मीटिंग के बारे में पता नहीं है, तो वहां पर डेट उसमें होगा, डेट, टाइम, वेन्यू. देन उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो कॉपीज है उसके बारे में जानकारी दी है. करेक्ट. हर मेंबर जो उस मीटिंग में आना चाहता है, ही हैज अ राइट टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी आल्सो, वो भी इंफॉर्मेशन देना है. इन शॉर्ट, निधि कंपनी के केस में जो 5 पॉइंट्स लिखे हैं वो सिर्फ उन मेंबर्स के लिए जो 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या ₹1000 ऑफ फेस वैल्यू विच एवर इज लेस, उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं, उन्हीं के लिए. बाकी निधि कंपनी के हर मेंबर्स को कॉपी सेंड करनी होगी ना. That point is there. Just for their reference, कि they must know when is the date, what is the date of AGM, what is the time, what is the venue of AGM. Clear है? हाँ. Correct. Foreign companies वाला point है. Not required to, बोलो, get their accounts audited as per the country of incorporation लिखा. So see, in India we say audit is mandatory, but you may be aware that in other parts of the world, where somewhere like Mauritius, मैं आपको एग्जांपल दूं, it is known as DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है. इट इज नोन एज अ सेफ हेवन, मॉरिशस. काफी कंपनीज मॉरिशस में, सिंगापुर में अपने ऑफिस रखते हैं, बिकॉज वहां पर ऑडिट मैंडेटरी नहीं है. तो अगर कोई कंपनी वहां की है और उस कंपनी को अपने कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, उसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो वो इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस का भी ऑडिट नहीं कराएगी, तो अनऑडिटेड कॉपीज ही क्या करेगी, वेबसाइट पर प्लेस करेगी और रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी, और उधर वो जस्टिफिकेशन देंगे, रीजन हमारे लिए ऑडिट मैंडेटरी नहीं है. अरे बोलो भाई, सबको क्लियर है? ओके. सो 136 इज ओवर. 137 में आ जाओ, पेज नंबर 93 पर एडजेसेंट में पहले हेडिंग दे दो, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूं तो समझ आने का कुछ तो ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है इसमें. टू बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार. उसके नीचे आप सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखो AGM. AGM के नीचे 2 एरोस ड्रॉ करो, कोई कंजूसी मत करो, पूरा पेज यूज करो. 2 एरोस ड्रॉ करके फर्स्ट एरो में लिखोगे AGM हेल्ड, तो सेकेंड एरो में क्या लिखोगे, सेकेंड एरो में नॉट हेल्ड. हे भगवान, AGM में 2 ही बातें हो सकती हैं, एक तो AGM हेल्ड हुआ, AGM नॉट हेल्ड हुआ. अब जहां पर AGM हेल्ड हुआ है, AGM हेल्ड हुआ है, उसके नीचे आप सिंगल एरो करके लिखो कॉपी ऑफ FS, मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वेरी गुड, पास हो जाओगे. प्लस CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लस अदर डॉक्यूमेंट्स, to be presented
उसके नीचे अगेन 2 एरोस ड्रॉ करोगे और 2 एरोस ड्रॉ करके मैं चाहूंगा 3/4 ऑफ द पेज यूज कर लो 2 एरोस के लिए। यू कैन यूज द 3/4 ऑफ द पेज, मतलब वो 2 एरोस ज्यादा डिटेल में लिखना है। जो लास्ट दैट इज टू नॉट हेल्ड है ना, उसके लिए कम जगह लगेगी। प्रेजेंटेड के नीचे 2 एरोस ड्रॉ किए, फर्स्ट में लिखो अडॉप्टेड, सेकंड में आएगा अनअडॉप्टेड इन एजीएम ऑब्लिक एडजर्न्ड एजीएम, क्योंकि एडजर्न एजीएम में भी अडॉप्ट नहीं हुआ तब भी ये क्राइटेरिया आएगा। अडॉप्टेड हो गया एजीएम में तो अच्छी बात है। अडॉप्टेड के नीचे लिखना फाइल्ड विद दी गवर्नमेंट ना, अरे बोलो रजिस्ट्रार, फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 100 डेज, अच्छा विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ ईजीएम, अच्छा ऑफ द डेट ऑफ ईजीएम, ठीक है। क्या लिखा है? फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार को हाईलाइट करना, देन 30 डेज को हाईलाइट करना एंड डेट ऑफ ईजीएम। अनअडॉप्टेड दिया है इन एजीएम और एडजेंट एजीएम, उसके नीचे सिंगल एरो करके लिखना फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम, कॉमा रजिस्ट्रार takes them as provisional in their records। अब प्रोविजनल जैसे रजिस्ट्रेशन होता है ना आपका, वैसे प्रोविजनल ये क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रजिस्ट्रार एक्सेप्ट करेगा प्रोविजनल इन द रिकॉर्ड्स। उसी के नीचे सिंगल एरो ड्रॉ करो और लिखो फर्दर adopted in adjourned AGM, further adopted in adjourned AGM dash filed with registrar within 30 days of, बोलो, the said meeting, within 30 days of the said meeting, मतलब adjourned meeting, 30 days of the said meeting। जरा सिर्फ इस फर्स्ट एरो में ही आओ सब लोग। हेल्ड हुआ है ना, उसी को पहले समझते हैं। विल गो टू नॉट हेल्ड लेटर ऑन। हमने क्या देखा है? हेडिंग क्या था 137 का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज रजिस्ट्रार के पास कब फाइल करनी है? सब लोग आ जाओ। अगर एजीएम हो जाता है, हेल्ड होता है, तो कौन सी कॉपीज फाइल होंगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, मतलब सारे एनुअल अकाउंट्स। एजीएम के अंदर वो अडॉप्टेड है, तो हमें एजीएम हेल्ड होने के बाद अडॉप्ट हो गया एजीएम में, तो जिस दिन एजीएम हुआ है उसके 30 डेज में फाइल करना है। बट एजीएम हुआ है, बट एजीएम में वो कॉपीज अडॉप्ट नहीं हुई है, तो वहां पर दिया अनअडॉप्टेड कॉपीज फाइल करने। रजिस्ट्रार उसको प्रोविजनल लेगा और उसके बाद एडजर्न एजीएम में जब वो अडॉप्ट होंगे उसके बाद आपको फाइल करना है। बट अगर एडजर्न एजीएम में भी अडॉप्ट नहीं हुए तो अगेन ऊपर वाला पॉइंट आ रहा है, रजिस्ट्रार जो कॉपीज फाइल हुए थे अनअडॉप्टेड उसको प्रोविजनल कहते हुए लेगा। कभी ना कभी तो एजीएम हेल्ड करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने एजीएम में देखा था व्हेन एजीएम इज नॉट कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, then the NCLT will call the AGM, and when NCLT calls the AGM, even if one person is present personally or by proxy, the meeting is valid. I hope you're getting it. तो AGM held होने पर adopted, non-adopted सबको समझा? अच्छा, AGM हुआ ही नहीं तो adopted होने का सवाल ही नहीं आता है। तो not held, उसके नीचे आप सिंगल एरो ड्रॉ करो और वहां पर लिखो सब लोग prescribed documents, प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स, उसके नीचे प्लस का सिंबल दो और प्लस के नीचे लिखो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, एंड रीजंस फॉर
नॉट होल्डिंग एजीएम, नॉट होल्डिंग एजीएम, उसी के नीचे सिंगल एरर ड्रॉ करना, फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार, फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार, अगेन उसके नीचे सिंगल एरर ड्रॉ करके विद इन 30 days of the last date, 30 days of the last date before which, बोलो, before which AGM should have been held, before which AGM should have been held. ये कौन से कंपनीज के लिए हुआ? ऑल कंपनीज एक्सेप्ट ओपीसी, सारे कंपनीज के लिए हुआ एक्सेप्ट ओपीसी. मैं 1 मिनट दे रहा हूं, पहले सिर्फ ये चार्ट देखो. 137 का यही मेन प्रोविजन है. अगर आपको ये 137 में समझा, रिमेनिंग इज ओनली कॉन्टमेशन एंड ओपीसी वाला पॉइंट. रेस्ट इज वेरी सिंपल. मेन प्रॉब्लम आता है एजीएम हो जाता है और अडॉप्टेड नहीं है, अनअडॉप्टेड. ध्यान रखना, इसलिए उसको ठीक से पढ़ना है. एजीएम हुआ है बट अडॉप्टेड नहीं है, तो उसमें हमने क्या देखा? अनअडॉप्टेड इन एजीएम है, उस पॉइंट में आएंगे. सब लोग स्क्रीन पर देखो, अनअडॉप्टेड इन एजीएम है, तो हमें वो अनअडॉप्टेड अकाउंट्स फाइल करने हैं जो प्रोविजनल होंगे. और उसके बाद फर्दर अडॉप्टेड इन एडजन एजीएम है, तो अडॉप्ट होने के बाद 30 डेज में फाइल करना है. अच्छा, अगर एजीएम में एडजन एजीएम में भी अडॉप्टेड नहीं है, तो हमने ऑलरेडी ऊपर देखा है अनअडॉप्टेड इन एडजन एजीएम भी है, तो भी एडजन एजीएम का होने के बाद विद इन 30 डेज को फाइल कर देना कि ये एडजन एजीएम में भी क्या नहीं हुआ है? अडॉप्ट नहीं हुआ है. मतलब वो तभी भी प्रोविजनली रहेगा. कब तक? जब तक एजीएम ना हो. आई होप इट इज क्लियर. ये एक पॉइंट थोड़ा क्रिटिकल है, बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं उसमें, उन फर्स्ट हेल्ड और नॉट हेल्ड में. अच्छा, नीचे नोट हम ओपीसी का लिखेंगे. सो नोट नंबर 1, अगर उस पेज पर जगह नहीं है तो अगले पेज पर लिखो, कोई कंजूसी मत करो, अगर जगह है तो ही लिखो. नोट नंबर 1, आप लिखना इन केस ऑफ ओपीसी, इन केस ऑफ ओपीसी, अब ये मैं डिक्टेट कर रहा हूं. अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यूली अडॉप्टेड. मेरे पास ऐसे मत देखो, मैं जो लिख के दे रहा हूं इसका बेनिफिट आपको बाद में होने वाला है. कुछ स्टूडेंट मेरे पास ऐसे देखते, क्या यार सर डिक्टेट कर रहे. डिक्टेट नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं समझा दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, बट लिख के दूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा. कुछ स्टूडेंट है उनको कुछ भी नहीं समझ रहा है. जिनको कुछ भी नहीं समझ रहा है, भगवान उनका भला करे. देखो ऐसे देखते मेरे पास, मैंने बोला नहीं बोला, नो रिएक्शन, ऐसे देख रहे थे. कुछ गलती हो गई भाई? वर्चुअल स्टूडेंट्स तुम बोलो कुछ गलती की मैंने? नहीं की. देखो आप मेरे साथ हो, ये लाइव बैच वाले स्टूडेंट्स मेरे साथ है. कुछ ऐसे नास के कांदे हैं क्लास में. नास के कांदे पता है ना? जयेश को पता होगा. अब लिखो उसमें. हाँ, और जिनको कुछ भी नहीं समझ रहा है बाद में मिलो प्लीज. नोट नंबर 1 क्या लिखा है? इन केस ऑफ ओपीसी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यूली अडॉप्टेड बाय मेंबर्स, आप लिखना shall be filed within 180 days, shall be filed within 180 days from the closure of financial year, from the closure of financial year. लिखा है. नोट नंबर 2, companies having subsidiaries, companies having subsidiaries incorporated outside India,
having subsidiaries incorporated outside India and which do not have a place of business in India. Oh, ये कैसे हो सकता है? Companies having subsidiaries incorporated outside India and which do not have a place of business in India must also attach the account of its subsidiaries, must also attach the accounts of its subsidiaries. एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जिनको चाहिए वो वहां पर लिख सकता है. टाटा मोटर्स ने जैगवर एंड लैंड रोवर यूके ब्रांड को एक्वायर किया हुआ, इट इज देयर सब्सिडीज. बट जैगवर एंड लैंड रोवर का जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है वो यूके में ही होता है. इट हैज सब्सिडीज आउटसाइड इंडिया एंड इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. तो उसके भी अकाउंट्स टाटा मोटर्स यहां पर रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा. अरे करेगा कि नहीं? दैट इज इट. आई होप इट इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट नोट नंबर बोलो 3. नोट नंबर 3 में आप लिखो पेनल्टी. पेनल्टी और पेनल्टी के नीचे इसको, पेनल्टी के पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करना. 137 में ज्यादातर पेनल्टी पर क्वेश्चन आएगा. 137 में पेनल्टी पर ज्यादातर क्वेश्चन आएगा. पेनल्टी के नीचे 2 एरोस ड्रॉ करो. फर्स्ट एरो में लिखो कंपनी, सेकेंड एरो में लिखो ऑफिसर्स. बट अब थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट आ रहा है, ध्यान रखना. फर्स्ट एरो में क्या लिखा है? कंपनी. सेकेंड एरो में ऑफिसर्स. कंपनी के नीचे आप लिखो ₹1,000 फॉर एवरी डे. ₹1,000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज. ₹1,000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज. मतलब 30 दिनों में फाइल नहीं किया तो 30 दिनों बाद हर एक दिन के लिए ₹1,000. During which the failure continues, but it shall not be more than 10 lakhs. But it shall not be more than 10 lakhs. तब तक तो रुकेंगे ही नहीं. 1,000 पर डे ना. It shall not be more than 10 lakhs. लिखा है. अच्छा, सेकेंड एरो में ऑफिसर्स के नीचे अब लिखना पॉइंट नंबर 1. ऑफिसर्स के नीचे पॉइंट नंबर 1 लिखना और लिखना एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर लिखना. मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कॉमा करके लिखना इफ एनी. मतलब पहले जिम्मेदार कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है तो उसके नीचे सेंटर में और करना. और के नीचे लिखना नंबर 2 इन देयर अब्सेंस. इन देयर अब्सेंस मतलब ऊपर के अगर ये लोग नहीं है, एमडी या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नहीं है, इन देयर अब्सेंस. नंबर 2 एनी अदर डायरेक्टर हु इज ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड, हु इज ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड लिखा है. उसके नीचे सेंटर में और करो. और के नीचे नंबर 3 लिखो इन देयर अब्सेंस कॉमा. बोलो आगे, बोल दिया आना चाहिए. ऑल डायरेक्टर्स. इन देयर एब्सेंस आप लिखना ऑल द डायरेक्टर्स. और ये सुनो, उसके नीचे सेंटर से सिंगल एरो ड्रॉ करो और लिखो इम्प्रिजनमेंट. पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट. मैथमेटिकल सिंबल करो लेस देन इक्वल टू और आगे लिखो 6 months. लेस देन इक्वल टू लिखकर 6 months लिखो. उसके नीचे और लिखकर और के नीचे फाइन. फाइन में डैश करके आगे मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख. उसके नीचे और करके क्या लिखना है? वेरी गुड. फाइन मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम क्या 5 लाख और बोथ लिखा है. नोट नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ है? 3. नोट नंबर 4 को हेडिंग दो एक्सटेंसिव. मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं. नोट नंबर 3 में एक्सटेंसिव. नोट नंबर 4 है, सॉरी. अब लिखना एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग.
एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। अब मजे की बात यह है, भले हम लिख रहे हैं एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, इसका नाम XBRL है, एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। और इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करना, एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। अब ध्यान रखना, एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज ये जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर्मेट है, लिसन केयरफुली, एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज XBRL, पहले सुन लो, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, एक फॉर्मेट, स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर्मेट फॉर फाइलिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, MCA ने हर एक लिस्टेड कंपनी को कहा है, हर एक लिस्टेड कंपनी को कहा है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, एनुअल अकाउंट्स है, आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करने, यू हैव टू फाइल कंपलसरी इन XBRL फॉर्मेट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। लिस्टेड कंपनीज के अलावा उन्होंने कहा हर वो अदर देन लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ कम से कम, सॉरी टर्नओवर जिनका कम से कम 100 करोड़ है, और पेडअप कैपिटल जिनका कम से कम 5 करोड़ है, जिनका पेडअप कैपिटल कितना है 5 करोड़ है, या टर्नओवर 100 करोड़ है, उन सब कंपनीज के लिए XBRL फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करना मैंडेटरी है। बट उन्होंने बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, पावर सेक्टर की कंपनीज, देन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनको इस क्राइटेरिया से एग्जम्प्ट किया है। मतलब ICICI बैंक लिस्टेड है, बट उन्हें XBRL फॉर्मेट में फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? द रीजन इज उनके लिए ऑलरेडी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। इन सबको एग्जम्प्ट इसलिए किया गया है, दे आर ऑलरेडी फाइलिंग अलोंग विद कंपनीज एक्ट, अलोंग विद द कंपनीज एक्ट, द रिस्पेक्टिव एक्ट फॉर्मेट है वो फाइल कर रहे हैं, तो उनको फिर से XBRL का बर्डन डाला नहीं गया है। बट XBRL को लेकर मैंने जब इतना इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है, व्हाई? लिसन वेरी केयरफुली, XBRL फॉर्मेट में जब हम फाइल करते हैं, उस फॉर्मेट को कहते हैं टैक्सोनोमी। क्या कहते हैं? टैक्सोनोमी। हम ये प्रोविजन लिखेंगे, आपको CA इंटर में कभी ये नहीं आएगा टैक्सोनोमी का मीनिंग क्या है या XBRL का मीनिंग क्या है, आपको सीधा आता है कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल है। बट हम दोनों का मीनिंग लिखने वाले फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इसका CA फाइनल में या आर्टिकलशिप जो आप करोगे, आर्टिकलशिप, उस वक्त आपको बहुत ज्यादा यूज होगा। बिकॉज जिस भी CA के ऑफिस में आप जाओगे, वहां पर किसी कंपनी का ऑडिट है, तो कंपनी के ऑडिट में फाइलिंग ऑफ एनुअल स्टेटमेंट जो है तो CA के ऑफिस से ही होता है, एंड इट इज डन इन XBRL फॉर्मेट। इसलिए मैं बता रहा हूं, आप इसके नीचे पहले सिंगल एरो ड्रॉ करो और लिखो वहां पर, सब लोग से इट्स हार्डली 8 to 10 लाइन्स, 10 लाइन्स आप उधर लिखना, फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज, फॉलोइंग क्लास of companies shall file their financial statements in XBRL format and by using the XBRL taxonomy, TAXONOMY, और उसके नीचे आप 4 एरोज ड्रॉ करो, ड्रॉ 4 एरोज। फर्स्ट एरो में लिखो ऑल लिस्टेड कंपनीज, ऑल लिस्टेड कंपनीज। सेकेंड एरो में ऑल कंपनीज having paid up share capital greater than equal to 5 crores. थर्ड एरो में all companies having turnover greater than equal to 100 crores, और फोर्थ एरो में लिखो ऑल कंपनीज कवर्ड अंडर द
covered under the XBRL rules. XBRL rules 2011. XBRL rules 2011. And listen carefully. Fourth जो लिखा है ना, all companies covered under XBRL rules 2011, उसका लॉजिक मुझे आज तक नहीं समझा है. रीजन, XBRL rules 2011, अभी हम रूल्स 2015 देख रहे. रूल्स 2011 में भी यही तीन कंपनीज है. XBRL rules 2011 में भी उन्होंने वही कहा है, all listed companies, all companies having paid up share capital 5 crores or more, all listed companies having a turnover of 100 crores or more, वही लिखा है. और पॉइंट नंबर 4 यहां पे दे रहे रूल्स 2015 में, ऑल कंपनीज कवर्ड अंडर XBRL रूल्स 2011. बट दैट इज द वे दे हैव गिवन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. अब इसके नीचे आप लिखना एग्जम्पशन. एग्जम्पशन में आप लिखना डैश करके ऑल बैंकिंग कंपनीज. बैंकिंग कंपनीज नंबर 1 देना बैंकिंग कंपनीज को, अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो फिर आगे लिखो ऑल बैंकिंग कंपनीज. Then number 2, insurance companies. Then number 3, power companies. Number 4, NBFC. Number 5, housing finance companies. NBFC, non-banking financial company. मैंने उसको एब्रिविएशन दिया, आई होप यू नो दिस. एंड नंबर 5, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. याद है क्या कुछ? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, PFI का डेफिनेशन देखा है फर्स्ट चैप्टर में. क्या सर कुछ भी पूछते हो आप? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिखा है, उसके नीचे सेंटर से सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखो नीड नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नीड नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स under this rule. लिखा? अरे यस और नो? अब आप लोग प्लीज उधर नीचे नोट में लिखना XBRL का डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं मैं. XBRL किसे कहते हैं? मैंने कहा XBRL में एक्सटेंसिव में ई साइलेंट है, वहां पर XBRL एक्सटेंसिव का EX जो है ना, X ले रहे हो, XBRL. और उसमें आप लिखो, मैं लिख रहा हूं अ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन in electronic form to express, report or file financial information by the companies under the act. मैं इसमें हाईलाइट करूंगा स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, XBRL. अब उसके बाद नीचे सेकेंड डेफिनेशन किसका लिख रहे हम? टैक्सोनॉमी. आगे नेक्स्ट पेज पर जाओ, नई जगह है तो आगे कहीं तो लिखो, रेफरेंस दो. ऐसा हो ही नहीं सकता है आपके नोट्स में वहां पर 138 की नीचे जगह होगा. ये हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, ये 137 में कहीं पर डेफिनेशंस दिए नहीं है उन्होंने, ये रूल्स में दिए हुए डेफिनेशंस है जो हम लिख रहे हैं यहां पर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. कल को आपको सिर्फ XBRL लर्न नहीं करना है. XBRL किसे कहते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये पता होना चाहिए. व्हाट इज टैक्सोनॉमी, उसका मीनिंग लिखो वहां पर टैक्सोनॉमी में. In XBRL, it is an electronic dictionary for reporting the business data as approved by the CG
as approved by the CG. इसमें मैं हाईलाइट करूंगा इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी फॉर रिपोर्टिंग द बिजनेस डाटा, मतलब XBRL फॉर्मेट में जब आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइल करनी है ना, आप टैक्सोनॉमी का क्या लोगे, हेल्प लोगे। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में है, उन लैंग्वेज को आपको XBRL लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए टैक्सोनॉमी जो इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी है उसका क्या करना है, मदद लेना है, और उसके तहत वो XBRL में कन्वर्ट होगा। ये पता होना चाहिए कि XBRL में कन्वर्ट करने के लिए टैक्सोनॉमी जो इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है फॉर बिजनेस डाटा के लिए, उसका हेल्प लेके हम XBRL फॉर्मेट में उसे कन्वर्जन करते हैं। कल को आ सकता है आपको, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सी आप आर्टिकलशिप में ऑफिस में ज्वाइन हो गए और आपके बॉस ने आपको कहा कि चलो इस कंपनी का XBRL फॉर्मेट में आपको फाइलिंग करना है, तो आपने वहां पे पूछना चाहिए सर मुझे टैक्सोनॉमी कहां पे मिलेगा। टैक्सोनॉमी इज द इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन कन्वर्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू XBRL फॉर्मेट। और यस और नो, सिर्फ उसे लिखना नहीं है वहां पर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसलिए दोनों मीनिंग लिख कर दिया है। सबको क्लियर है? 137 इज ओवर, 137 136 ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। क्विकली वो 137 के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना पेज नंबर 97 पर, उसमें आ जाओ जरा। पेज नंबर 97 क्या लिखा है उधर? क्वेश्चन नंबर 14, सब लोग पढ़ो मेरे साथ लाउडली। द AGM of R Limited for laying the annual accounts thereat for the year ended 31st March 2016 was not held. Underline, AGM was not held. जैसे ही नॉट हेल्ड ना दिमाग के सामने, ओके, AGM हेल्ड नॉट हेल्ड, नॉट हेल्ड कॉलम में आएंगे हम आगे बढ़ते हुए। What remedies is available with the company regarding compliance of the provisions of section 137 of the Companies Act for filing of copies of financial statements with the ROC? अब नीचे आंसर में आओ, सब लोग मुझे बोलो, in present case though AGM was not held, it ought to have be held by dash date. डेट बोलो क्या होना चाहिए था? लास्ट डेट क्या होगा? डेट लिखना पड़ेगा। अरे गधो, डेट लिखना पड़ेगा। करेक्ट, 30th सितंबर 2016। अरे पता है कि नहीं, अकाउंट्स 31st मार्च 2016 के थे, AGM हेल्ड नहीं हुआ, तो AGM हेल्ड करने का लास्ट डेट क्या होता है हर साल? 30 सितंबर। फर्स्ट AGM के बाद सब्सिक्वेंट AGM के लिए 30 सितंबर रहता है ना, और फर्स्ट AGM के लिए क्या है? 9 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। याद है क्या? अब देखो 137 पढ़ रहे, बट उसके अंदर AGM में पढ़ा वो पॉइंट रिलेवेंट है, और इसलिए मैंने, आप याद करना, मीटिंग्स चैप्टर के वक्त कहा था आपको, ये मीटिंग्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट था, सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसके बाद मीटिंग्स चैप्टर इंपॉर्टेंट थे फर्स्ट पार्ट में से, पार्ट 1 में से। यहां पर तो ये तीनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। आई होप 30 सितंबर कैसे है सबको समझे? आगे पढ़ो मेरे साथ, क्या लिखा है? Therefore, under provisions of 137(2), the financial statements along with documents, please read loudly, required to be attached under this act, duly signed along with the statement of facts and reasons for not holding AGM, shall be filed with the registrar within 30 days of the last date before which AGM should have been held. That is, date बोलो, जो 30 सितंबर बोल रहे घर पे जाओ। अरे 30 सितंबर के आगे 30 डेज मतलब 30 अक्टूबर। गधे गधे, अरे AGM का लास्ट डेट क्या होगा? 30 सितंबर। तो द लॉ सेज विदिन 30 डेज ऑफ द लास्ट डेट बिफोर विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड। सो विदिन 30 सितंबर होगा ना, सॉरी 30 अक्टूबर होगा। क्लियर है? ओके, सो दैट इज द ओनली 2 डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। AGM लास्ट डेट 30 सितंबर था, फाइल करने के लिए 30 अक्टूबर डेट था। सबको समझ रहा है? कंपनी के अकाउंट्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करने का लास्ट डेट 30 अक्टूबर होता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स का रिटर्न होता है ना, इनकम टैक्स रिटर्न कंपनीज का फाइल करने का लास्ट डेट क्या है? 30 सितंबर। तो बराबर 30 सितंबर को फाइल हो रहा है, तभी 30 अक्टूबर से पहले उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल होगा ना उसके साथ। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो मेरे साथ, क्या लिखा है? Will it make any difference in case the AGM were duly held before? AGM held on 27 September, but the same were not adopted by shareholders. Read the question carefully again. Will it make any difference in case the annual accounts were duly led before the AGM held on 20th September,
but the same are not adopted by the shareholders. Will it make a difference? Yes, it will make a difference. कैसे? Let us read that. सब लोग मेरे साथ पढ़ो. Since the AGM has been held in 20th September, the unadopted financial statements along with required documents shall be filed with the registrar within 30 days. Within 30 days of date of AGM. तो यहां पे 30 सितंबर से 30 डेज नहीं आएगा, 27 सितंबर से 30 डेज आएगा. देयर विल बी डिफरेंस ना. और आगे दिया है, एंड द रजिस्ट्रार शैल टेक देम इन रिकॉर्ड्स एज प्रोविजनल till financial statements are filed with him after its adoption in adjourned AGM for that purpose. सिर्फ यस सर मत बोलो प्लीज. ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 15 में और 14 में फर्क क्या था. 14 में क्या था, AGM was not held, और 15 में उन्होंने क्या कहा, AGM was held but accounts were not adopted. क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो. Don't go on the next page. Tell me what should be the answer. ABC Limited is an unlisted public company engaged in pharma sector and has a paid up capital of 10 crores and achieved turnover of 200 crores during the financial year 15-16. Is it necessary for ABC to file its financial statements in XBRL mode? XBRL mode, yes. कैसे? Number 1, all is listed companies. Number 2, all companies having a paid up share capital of at least 5 crores or more or having a turnover of at least 100 crores or more. Correct? यहां पर 200 करोड़ है और पेड अप कैपिटल भी कितना है, 10 करोड़ है. दोनों क्राइटेरिया मीट हो रहा है. हाँ, इन शॉर्ट भले ही क्वेश्चन यहां पर केस स्टडी फॉर्मेट में आया, आप आंसर देखना पूरा XBRL का जो हमने पार्ट लिखा ना वो छाप दिया हुआ है आंसर में. यू रीड दैट ऑन द नेक्स्ट पेज, गेट टू नो. वहां पे कुछ भी लिखना नहीं है, जस्ट आप ओवरव्यू करो. लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज द आंसर. As we have written everything, last line क्या, ABC Limited is required to file its financial statement in XBRL mode. बस ये सब लिख कर देना है. और वो जो क्वेश्चन है ना, CA फाइनल मई 2014 एग्जाम का कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1A का 5 मार्क का क्वेश्चन है. 5 मार्क्स पेपर का पहले क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा हुआ XBRL फॉर्मेट, बिकॉज 2011 में भी रूल्स थे. मई 2014 में पूछा गया था फॉर 5 मार्क्स दैट क्वेश्चन. इट इज बीन मॉडिफाइड, नो प्रॉब्लम. सबको क्लियर है? अरे बोलो भाई. सो 137 के साथ और इसके क्वेश्चन के साथ कैन वी से दैट अकाउंट्स चैप्टर इज ओवर. आई अगेन से फर्स्ट डे जब हमने अकाउंट्स चैप्टर लिखना पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने आपको एक पॉइंट्स टू बी स्टडीड बना के दिया था सेक्शंस का. याद है क्या? मैंने आपको उस वक्त कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट कहे थे. मैं अगेन स्क्रीन पर दोहरा रहा हूं. सेक्शन 128, उसके बाद 135, 138. 128 सेक्शन किसको लेकर था? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर. अब देखना 128 से लेके 138 तक कैसे वो लिंक हो रहा है. 128 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहे, 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रहे. अब जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनेंगे तभी वो रिवाइज हो सकते हैं, तभी वो रिकास्ट या रीओपन हो सकते हैं. तो 130 उसमें था. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनाए जाएंगे, जो रीओपन और रिकास्ट होंगे, वो 132 के तहत जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए उनको फुलफिल करना चाहिए. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, 128 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होंगे. बुक्स ऑफ अकाउंट जब मेंटेन होंगे तभी तो 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना पाएंगे. और 131 में उसे रीओपन, रिकास्ट या रिवाइज कर सकते हैं. बट उसे रीओपन, रिवाइज और रिकास्ट करते वक्त 132 में प्रिस्क्राइब किए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा. 132 में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA था एंड 133 में सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो इट मस्ट कंप्लाई विथ 132 एंड 133 रिक्वायरमेंट. 132 होने का प्रोविजन अभी तक नोटिफाइड नहीं है. सो 132 की जगह पर अभी 133 का रेफरेंस है. अरे यस और नो? अच्छा, यहां पर एक पार्ट हो गया. फिर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हो उसके साथ 134 का बोर्ड रिपोर्ट भी क्या होगा? अनेक्स होगा. बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स हमने देखे थे. कंटेंट्स मैंडेटरी इलस्ट्रेटिव थे कि एग्जॉस्टिव थे? इलस्ट्रेटिव थे. बोर्ड रिपोर्ट के जो कंटेंट्स दिए उसके अलावा अदर मैटर्स भी थे. याद है क्या? अच्छा, बोर्ड रिपोर्ट के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोर्ड रिपोर्ट तो अनेक्स होगा, साथ साथ उस बोर्ड रिपोर्ट में हमें CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR कमिटी को, उसके कंपोजिशन को डिस्क्लोज करना है.
कंपोजिशन को डिस्क्लोज करना है, उसके साथ साथ क्या डिस्क्लोज करना है, बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर को लेकर सीएसआर पॉलिसी जो है कंपनी की वो भी डिस्क्लोज होगी। और यस और नो, 135 में हमने देखा था पैनल प्रोविजन क्या था, देयर वाज नो प्रोविजन। अगर 135 का सीएसआर एक्सपेंडिचर नहीं किया तो बोर्ड रिपोर्ट में रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग अंडर 135 वो भी देना है। 135 का कंप्लायंस ना करने पर कोई पेनल प्रोविजन नहीं था, इट वाज डायरेक्टली ऑफ 134 पेनल्टी। 135 में कोई स्पेसिफिक पेनल्टी है क्या? नहीं। अच्छा, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 129, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट 134, सीएसआर 135, ये सारी जानकारी, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल अकाउंट्स 136 के तहत मेंबर्स शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर ट्रस्टीज को सेंड किए जाएंगे 21 डेज बिफोर द मीटिंग। 137 के तहत इनको हम रजिस्ट्रार के पास फाइल भी करेंगे विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। अब इन सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो हम फाइल करते हैं, जो मेंबर्स को सेंड करते हैं, इसका 138 के तहत इंटरनल ऑडिटर ने ऑडिट किया होना चाहिए उन कंपनीज के लिए जिनको 138 एप्लीकेबल है, वरना स्टैट्यूटरी ऑडिट तो बाय डिफॉल्ट होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट का प्रोविजन यहां पर नहीं है, वो अगले चैप्टर दैट इज अकाउंट्स के बाद ऑडिट चैप्टर जो है उसमें है। मैंने कहा 128 से लेकर 138 तक 11 सेक्शंस है। एंड लिसन केयरफुली, मैंने अगेन आपको दोहरा रहा हूं, जैसे डिविडेंड चैप्टर हमने देखा था, सेम वे अकाउंट चैप्टर, यहां पर पेनल प्रोविजंस हर एक सेक्शन में जो दी है वो लर्न करनी पड़ेगी। पार्ट 1 में मैंने आपको कहीं पर भी लर्न करने के लिए नहीं कहा एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस। यहां पर हर चैप्टर में हम लर्न कर रहे। डिविडेंड में सेक्शन 127 में पेनल्टी था। सो व्हेन यू आर स्टडीइंग बैक एट होम, हर एक चैप्टर में इसमें कहां पर पेनल प्रोविजंस, उसका अलग से आपको एक नोट्स बनाना जरूरी है, हर एक सेक्शन में कहां पर कितनी पेनल्टी है। इज इट क्लियर? जो लास्ट चैप्टर है आपका कंपनी एक्ट का ऑडिटर्स चैप्टर, दैट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज फ्रॉम टुमारो। थैंक यू, बाय बाय, शब्बा खैर, जय माता दी।